एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स विद कुंडे। अब हम लोग जेईई मेंस का कोर्स शुरू करने जा रहे हैं मैथमेटिक्स का। और इस कोर्स में हम लोग देखेंगे कि शुरुआत से हम लोग सब कुछ करना शुरू करेंगे चैप्टर 1 से। और सबसे पहले शुरू करने से पहले कुछ बात हम लोग ये समझ लें कि कोर्स जेईई मेन का शुरू हो उसके पहले हम लोगों को दिमाग में ये बात बैठा लेनी चाहिए कि जल्दीबाजी में कोई काम नहीं होता और ज़्यादा उछल कूद करने से भी कोई फ़ायदा नहीं है। अगर सीढ़ी पर चढ़ना है तो एक एक सीढ़ी चढ़कर चलना चाहिए। अगर अचानक से हम सोचे नहीं हम चढ़ रहे हैं, पहली सीढ़ी पर कदम रखे और पांचवें पे, तो गिरने का और फिसल के नीचे एकदम आने का खतरा ज़्यादा होता है। इसलिए ये है कि एक एक सीढ़ी चढ़ें आराम से, इत्मीनान से। मतलब ये है कि एक एक चैप्टर को हमें अच्छे से पहले प्रॉपर तरीके से थियरी समझ लेनी चाहिए। दौड़ भाग से, जल्दी कूदा फांदी करने से कुछ मिलता नहीं है, उससे कोई प्रॉफिट नहीं होता। और बार बार हमें फिर वही चीज़ पढ़ना पड़ता है कि 1 साल के बजाय 2 साल, अभी एक अटेम्प्ट और कर लें, एक अटेम्प्ट और कर लें, ये सब प्रॉब्लम है। इसलिए कोई भी काम जीवन में शुरू करना है लाइफ में तो शुरू से शुरुआत करना चाहिए। जहाँ से वो वास्तव में उसका ओरिजिन है वहाँ से पकड़ के चलेंगे, वहाँ से स्टार्ट करेंगे, सब कुछ बढ़िया होगा। इसलिए हम लोग जो अपना कोर्स शुरू करेंगे चैप्टर 1 से शुरू करेंगे और एक एक चैप्टर को अच्छे से बढ़िया थियरी के साथ करेंगे। अब पूरा रेगुलर जैसे सिलेबस में बताया गया है बिल्कुल उसी सिलेबस को फॉलो करते हुए, उन्हीं चैप्टर्स को फॉलो करते हुए हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। जो जो चैप्टर जैसे इस सिलेबस में बताया गया उसी तरीके से पूरा हम लोग करेंगे। क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसा करते हैं कि चलो पहले वेक्टर बढ़िया चैप्टर है, पहले वेक्टर पढ़ लेते हैं, फिर ज्योमेट्री आ गया मन, ज्योमेट्री पढ़ लिए, फिर प्रोबेबिलिटी मन आ गया, वो पढ़ लिए। ऐसे काम नहीं होता। अभी हमने जैसे एग्जाम्पल में हमने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन अच्छे से नहीं पढ़ा और चले गए प्रोबेबिलिटी लगाने, तो क्या होगा? समस्या होगी, प्रॉब्लम। उसमें क्या होगा कि जब भी प्रोबेबिलिटी लगाते हैं तो उसमें कभी कभी कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन का यूज़ हो जाता है। कुछ जगह हमें सेट्स का भी इस्तेमाल करना पड़ जाता है प्रोबेबिलिटी लगाते समय, तो इसलिए फिर पीछे आना पड़ेगा। तो अभी अब पीछे आ गए तो उसमें भी समय ख़राब होगा हमारा। तो इसलिए ये है कि एक सीक्वेंस में चले और जो जैसा पैटर्न बनाया गया उसी पैटर्न को फॉलो करें। इधर उधर कूदने फादने से कुछ मिलेगा नहीं और ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है माइंड, फिर कॉन्सेप्ट जो है क्लियर नहीं होता। इसलिए ज़्यादा समय नहीं ख़राब करेंगे। अब हम लोग जो है आगे आराम से कोर्स को शुरू करेंगे और बिल्कुल स्टार्टिंग से हम लोग पढ़ेंगे आखिरी तक। सिलेबस के अकॉर्डिंग सबसे पहला चैप्टर हमारा जेईई मेन का शुरू होता है मैथमेटिक्स में सेट थ्योरी, मतलब सेट्स। तो हम लोग सेट्स को सबसे पहले शुरू करेंगे आज के इस क्लास से। पहले हम लोग समझ लेते हैं कि एक सेट क्या होता है। सेट को हम लोग देखते आए हैं कि हमेशा से जिन बच्चों ने पढ़ा है, पहले से भी एकेडमिक कोर्स किया है, तो उसी के हिसाब से भी और एक बोर्ड मतलब जेईई मेन के लेवल से भी हम लोग एक जेईई मेन का लेवल लेकर एक अच्छी से थियरी कंप्लीट करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो सेट हमारा क्या होता है उसको हम लोग देख सकते हैं कि सेट जो होता है हमारा अ कलेक्शन ऑफ well defined distinct objects is called set। तो हम लोगों ने क्या देखा कि a collection of well defined distinct objects, collection of well defined एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स का जो कलेक्शन होता है इज कॉल्ड सेट। यहाँ पर हमें ध्यान देखना है कि हम कलेक्शन की जगह पर ग्रुप वगैरह ये सारे वर्ड को यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि सुनने में ऐसा ही लगता है कि कलेक्शन का मतलब कुछ चीज़ों को इकट्ठा कर लेना, ग्रुप बना लेना। लेकिन हम लोग ग्रुप वर्ड का इस्तेमाल नहीं करते हैं क्योंकि ग्रुप थियरी अलग चीज़ है, वो आगे के हायर क्लासेस में और आगे जाने पर पढ़ाया जाता है। तो ग्रुप वर्ड का यूज़ यहाँ पर नहीं कर सकते, यहाँ पर इसलिए कलेक्शन ही लिखा जाता है। तो हमें हमेशा कलेक्शन ही लिखना चाहिए। तो अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड, अब यहाँ समझ ले वेल डिफाइंड का क्या मतलब है, ये समझना चाहिए कि वेल डिफाइंड क्यों लिखा गया है। कुछ चीज़ों का हमें कलेक्शन लेना है।
और वो कैसा होना चाहिए, वेल डिफाइंड होना चाहिए। तो वेल डिफाइंड का मतलब ये होता है कि उस जिस चीज़ों का हम कलेक्शन कर रहे हैं उसके पीछे एक प्रॉपर लॉजिक काम करे कि इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से हमने इन चीज़ों को कलेक्ट किया है, या हमने ऐसा कुछ डिस्कशन किया और उसके अकॉर्डिंग चीज़ों को कलेक्ट किया। तो उसके पीछे एक प्रॉपर लॉजिक होना चाहिए कि इस लॉजिक के हिसाब से, इस बेसिस पर हमने इन चीज़ों को गैदर करके यहाँ पर रखा हुआ है। दूसरी बात यह है कि उसको सभी लोग माने, कोई ये ना बोले कि ये ठीक नहीं है, ये ट्रू नहीं है, वो सभी के द्वारा मानना भी चाहिए, सब लोग उसको माने भी कि हाँ ये बात ठीक है। सबके लिए वो चीज़ प्रॉपर वो ठीक होनी चाहिए, कोई उस पर मतलब कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर सकता कि नहीं ये चीज़ नहीं होगा। उस पर हम लोग जैसे एग्जांपल के थ्रू अभी समझेंगे कि कुछ लोग उससे सेटिस्फाई नहीं हो सकते उस कलेक्शन से, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें ऐसी चीज़ों को कलेक्शन में लेना चाहिए सेट बनाते समय कि वो वेल डिफाइंड का मतलब यही है कि वो वेल डिफाइंड हो, उसको सब लोग माने और कोई उस पर ऑब्जेक्शन ना कर सके कि हम ये पॉइंट नहीं इसमें से लेना चाहते, ऐसा नहीं हो सकता। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए और प्रॉपर लॉजिक बेस्ड होनी चाहिए। और दूसरा है डिस्टिंक्ट, मतलब यहाँ पर लिखा हुआ है कि डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। डिस्टिंक्ट मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट दोबारा वहाँ पर रिपीट नहीं करना चाहिए। अगर वो रिपीट कर भी रहा है तो उसको हम एक बार ही अंडर कंसिडरेशन लेंगे, एक बार ही उसको माना जाएगा। तो ये हमारा होता है सेट। तो ऐसे चीज़ें के कलेक्शन को हम लोग सेट बोलते हैं। जैसे इसका हम लोग एग्जाम्पल समझ लेते हैं। एग्जाम्पल जैसे हम लोगों से बोल दिया गया सेट ऑफ, बहुत इजी एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 10। बिल्कुल बेसिक से हम लोग स्टार्ट करेंगे और एक अच्छे लेवल तक जाएंगे, जेईई मेन के लेवल तक पूरा समझेंगे कैसे होता है। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 10, 10 से छोटे नेचुरल नंबर्स का सेट। तो अब 10 से छोटे नेचुरल नंबर्स का सेट कैसे होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यही होगा। तो ये वेल डिफाइंड है। तो हम लोगों ने ये बोल दिया था कि नेचुरल नंबर का सेट 10 से छोटा होना चाहिए। तो उसके पीछे हमने एक लॉजिक बताया, एक हमने स्टेटमेंट दिया। तो वेल डिफाइंड का मतलब यही कि एक स्टेटमेंट के थ्रू, एक किसी मतलब बताए गए स्टेटमेंट या किसी लॉजिक के थ्रू ये फॉलो होना चाहिए। तो यहाँ पर एक ये वेल डिफाइंड चीज़ है, इस स्टेटमेंट के थ्रू ये निकल कर आया है और इसको सबको मानना पड़ेगा। ये नहीं कि कोई बोलेगा कि हम नहीं 9 हम हटा देंगे, हम 7 हटा देंगे, नहीं, ये सबके लिए ट्रू है, ये सबके लिए ट्रू होना भी चाहिए, तब ये वेल डिफाइंड होता है। और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, इसके अंदर जितने भी एलिमेंट सभी डिस्टिंक्ट हैं, कोई रिपीट नहीं हो रहा है। तो ये हमारा एक एग्जाम्पल है। सेट को लिखने के लिए हमेशा हम कर्ली ब्रैकेट का यूज़ करते हैं और ये हमें ध्यान रखना है। सेट का अगर कोई नाम देना है तो हमेशा कैपिटल लेटर्स में इसका नाम दिया जाता है। ऐसे बहुत से हम लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे कुछ भी बोल दिया गया सेट ऑफ 5 फ्रूट्स, तो कोई भी 5 फ्रूट का नाम दे सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे जो सेट की कैटेगरी में नहीं आते हैं, वो जानना बड़ा ज़रूरी है। ये जानना तो जितना जानना ये ज़रूरी है कि कौन सेट है, उतना ही ये भी जानना ज़रूरी है कि कौन सा सेट नहीं है और क्यों नहीं है, ये जानना बड़ा ज़रूरी है। तो उसको हम लोग ज़रा समझ लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल में, जैसे हमसे बोल दिया गया सेट ऑफ 5 गुड बैट्समैन ऑफ इंडिया। अब इंडिया के 5 गुड बैट्समैन का नाम लिखिए। इंडिया के अच्छे 5 बैट्समैन का नाम लिखना है जो अच्छी बैटिंग करते हों। तो अब यहाँ पर ये सेट हमारा नहीं बनाएगा क्योंकि ये वेल डिफाइंड नहीं है। वेल डिफाइंड क्यों नहीं है, वो इस वर्ड की वजह से है। वो इसलिए गुड आ जाने से इसमें हो जाता है प्रॉब्लम, एक डिबेट का ये टॉपिक बन जाएगा। क्योंकि कोई बोलेगा नहीं MS धोनी बढ़िया बैटिंग करता है, तो कोई बोलेगा युवराज बढ़िया बैटिंग करता है, हम इसको अपने सेट में नहीं रखेंगे, हम उसको रखेंगे। तो ऐसे ये लड़ाई झगड़े डिबेट का मतलब एक टॉपिक बन जाएगा। इसलिए यहाँ पर गुड वर्ड जो लगा देते हैं, जो एडजेक्टिव वाले वर्ड आ जाते हैं, ये प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो अगर इस वर्ड को हटा दिया जाए तो सेट ऑफ 5 बैट्समैन ऑफ इंडिया, तो 5 बैट्समैन का नाम लिखना, तो किसी भी 5 बैट्समैन का नाम लिख दिया जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई। ठीक है, यहाँ गुड बैट की बात नहीं हो रही है, जो लोग बैटिंग करते हैं उनका नाम हम लिख रहे हैं, यहाँ गुड बैट की कोई बात हो ही नहीं रही। तो इस तरीके से जब
किसी चीज़ का मतलब विशेषता बता देते हैं अलग से, कुछ इस तरीके से जब बताया जाता है कि वो अच्छा है, बेकार है, ब्यूटीफुल है, ये सारे वर्ड्स नहीं लगने चाहिए, तब वो हमारा वेल डिफाइंड होता है। तो इस तरीके से ये हमारा हो जाता है। तो इस तरीके के वर्ड्स ना लगे हों, ध्यान रखना है हमें। फिर हम लोग समझते हैं कि इसके सेट के एलिमेंट्स क्या होते हैं। एलिमेंट्स ऑफ अ सेट, सेट के एलिमेंट्स क्या होते हैं उसको हम लोग समझेंगे। जैसे हमारा यहाँ पर एक सेट गिवन है, कोई भी सेट, ये जैसे हमें ये सेट दिया है 1 2 ये 9 तक दिया हुआ है, तो इसके अंदर ये जो भी ऑब्जेक्ट्स लिखे जाएंगे या जो भी एंट्रीज की जाएंगी वो सभी इसके क्या होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं। वो सब एलिमेंट कहलाते हैं। जैसे इसके अंदर लिखा है 1 2 3 4 एंड सो ऑन, तो ये सभी इसके हमारे क्या हैं, एलिमेंट्स हैं। तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं कि 1 इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए। जो 1 है हमारा वो सेट ए का एलिमेंट है। इस बात को हम सिंबॉलिक लैंग्वेज में ऐसे लिखते हैं, 1, इसको पढ़ते हैं 1 बिलोंग्स टू ए, या तो 1 इज एन एलिमेंट ऑफ ए, या 1 इज कंटेन्ड इन ए, कुछ भी पढ़ सकते हैं। उसी तरीके से 2 3 4 एंड सो ऑन ये सभी बिलोंग कर रहे हैं। हम ये भी लिख सकते हैं 2 3 4 एंड सो ऑन अप टू 9 बिलोंग टू ए। लेकिन अगर इसके अंदर जो एलिमेंट नहीं है, जैसे हमने लिख दिया 10, तो अब 10 इस सेट ए के अंदर नहीं आ रहा है, तो हम इस सिंबल का यूज़ करेंगे डज नॉट बिलोंग टू ए। ये एप्सिलॉन है और यहाँ एप्सिलॉन पर ऐसे मार्क लगा दिया गया है, तो ये डज नॉट बिलोंग का सिंबल है। तो 10 डज नॉट बिलोंग टू ए, तो ये जो सेट के अंदर होगा उसके लिए बिलोंग, डज नॉट बिलोंग, इस तरीके से हम लोग वर्ड्स को मतलब सिंबल्स को यूज़ करके बताएंगे एलिमेंट्स ऑफ अ सेट क्या होता है। अब हम लोग समझेंगे सेट का रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है। क्या एक सेट को हम इसी तरीके से लिख सकते हैं, मतलब उसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं, इन एलिमेंट्स को हम मेंबर्स या पॉइंट्स ऑफ सेट भी कह सकते हैं। तो हम लोग इसको एलिमेंट कह सकते हैं, मेंबर्स ऑफ सेट या पॉइंट्स ऑफ सेट्स कुछ भी कह सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं क्या सेट को केवल इसी तरीके से लिखा जा सकता है क्या, और कोई तरीका नहीं है सेट को लिखने का, वो भी हम लोग ज़रा समझ लेते हैं। तो हम लोग पढ़ेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट। रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट, तो हम एक गिवन सेट को हम दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहला जो तरीका होता है उसको हम रोस्टर या तो टेबुलर फॉर्म कहते हैं। सेट को हम रोस्टर या टेबुलर फॉर्म में लिख सकते हैं। और दूसरा तरीका होता है सेट बिल्डर फॉर्म। एक गिवन सेट को, एक ही सेट को हम दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म में। जैसे हम लोग एग्जाम्पल में कुछ लेते हैं और इनको दोनों तरीके से लिख कर दिखाते हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल में अभी लिया था सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 10, वो हमने स्टेटमेंट ले लिया था। पहले उसी एग्जाम्पल को हम समझ लेते हैं। तो अगर सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 10 बोलेगा तो हम पूरे प्रॉपर एक एक एलिमेंट्स को प्रॉपरली लिख कर दिखाएंगे। एकदम प्रॉपर एक एक एलिमेंट्स को कॉमा लगा लगा के बाकायदा लिखना है। बहुत ढेर सारे एलिमेंट्स तो हम डैश डैश लगा के लास्ट वाले को लिख कर ख़त्म कर देंगे, ये हो गया। इसी चीज़ को हम सिंबॉलिक लैंग्वेज, इसका कुछ नाम भी दे सकते हैं। नाम हमेशा कैपिटल लेटर में होगा, और अगर यहाँ पर इसके एलिमेंट्स कुछ अल्फ़ाबेट वाले हैं, अल्फ़ाबेटिक एलिमेंट्स हैं, तो उसको स्मॉल लेटर में हमेशा लिखते हैं। इसी चीज़ को हम सिंबॉलिक लैंग्वेज में यहाँ लिख सकते हैं दूसरे तरीके से, सेम चीज़ को सिंबॉलिक लैंग्वेज में। इसके लिए हम लिखेंगे, हमेशा करली ब्रैकेट का यूज़ करेंगे, लिखेंगे x इज़ सच दैट, इसको पढ़ते हैं, ये जो कोलन लगा इसको सच दैट पढ़ते हैं। इसकी जगह पर हम लोग ऐसे मार्क को भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जनरली हम लोग यही यूज़ करेंगे, कोई भी मार्क यूज़ किया जा सकता है। तो x इज सच दैट, x का मतलब होता है कि x का मतलब होता है इसके अंदर के जो एलिमेंट हैं। x अननोन है अभी हमारे लिए, लेकिन x इज स्टैंड्स फॉर एलिमेंट ऑफ सेट A, मतलब x जो सेट A का कोई एलिमेंट है। सच दैट मतलब इस तरीके का है। किस तरीके का है वो हम आगे बताने जा रहे हैं। x इज सच दैट मतलब इसके एलिमेंट, इसके अंदर का एलिमेंट कैसा है कि वो एक नेचुरल नंबर है।
ये नेचुरल नंबर का नोटेशन है, इस तरीके से हम लिखते हैं। वैसे नॉर्मली ऐसे लिखते हैं, लेकिन यहाँ डबल लाइन खींचकर बताया जाता है नेचुरल नंबर को। तो ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। तो जो इसके अंदर का एलिमेंट है वो नेचुरल नंबर में बिलोंग करता है, लेकिन इससे बात पूरी नहीं हो जाती, क्योंकि नेचुरल नंबर तो बहुत ढेर सारे हैं, 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट तक जाएगा, उसका कोई अंत नहीं है। तो इसलिए हमें एक बाउंड्री लगानी पड़ेगी कि x एक नेचुरल नंबर तो है, लेकिन वो 10 से छोटा है। तो हम यहाँ पे एक बाउंड्री लगाएंगे कि x इज़ लेस देन 10, x हमारा 10 से छोटा है। या तो हम यहाँ भी ये भी लिख सकते हैं कि x इज़ लेस देन और इक्वल टू 9, ऐसे भी हम लिख सकते हैं कि या तो 9 से छोटा होगा या तो 9 के इक्वल भी होगा। दो में से एक हम लोग कोई भी नोटेशन को लगा सकते हैं, मतलब चाहे ये स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी लगा दें या तो इस तरह का इनइक्वालिटी। तो इसमें नीचे इक्वल लगाए तो ये 9 को भी इंक्लूड कर लेगा, ये 10 को इंक्लूड नहीं करेगा, 10 से छोटों को ही लेगा। तो इसमें से कोई एक हम यूज़ कर सकते हैं। उसी तरीके जैसे हम लोग एग्जाम्पल में लिख दें, कुछ हम लोग लिख देते हैं सेट ऑफ ऑल इवन प्राइम्स। सेट ऑफ ऑल इवन प्राइम, जितने भी इवन प्राइम्स हैं उन सभी का हमें सेट लेना है। सेट ऑफ ऑल इवन प्राइम्स, तो इवन प्राइम जितने हैं सबका सेट ले लेना है। तो इवन प्राइम तो केवल एक एकलौता ही है, 2 के अलावा और कोई प्राइम जो है वो इवन नहीं होता, और सभी ऑड प्राइम होते हैं। तो इसी चीज़ को हम लोग अगर लिखना चाहें सेट बिल्डर फॉर्म में, इसको हम हटा देते हैं, एक ही लिखते हैं कुछ। इसको हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, ऐसे लिखेंगे x इज सच दैट, ये तो लिखना ही है सेट बिल्डर फॉर्म में, इसी बात को हम ऐसे लिखेंगे x इज सच दैट x इज एन इवन प्राइम। ये पूरा स्टेटमेंट लिख देना है। अगर इस तरीके का सिंबॉलिक नोटेशन हम कुछ नहीं दे पा रहे हैं तो इसका पूरा स्टेटमेंट हमें इंग्लिश में पूरा स्टेटमेंट लिख देना है कि x इज सच दैट x इज एन इवन प्राइम, x एक इवन प्राइम है। इस तरीके से पूरा स्टेटमेंट लिख देना है, अगर हमारे पास और कोई सिंबॉलिक लैंग्वेज लिखने का तरीका नहीं है तो। एग्जाम्पल, जैसे हम दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पर ले लेते हैं, थोड़ा सा दूसरे वैरायटी का हम एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे यहाँ पर हम लोगों को कुछ मतलब नंबर्स का कलेक्शन दे रखा है। जैसे यहाँ पर हमें दे दिया 2, ये दे दिया इस तरीके से, और फिर यहाँ पर इसने दे दिया 4, 8, 16, 32 एंड सो ऑन, ये हमें दे दिया। तो अभी ये सेट हमें इस तरीके का दिया है, तो हम यहाँ पर तो सीधा कॉमा लगा कर ऐसे करके लिख देंगे। लेकिन इसी चीज़ को हम लोग कैसे लिखेंगे? इसी चीज़ को हम लोग लिखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में। x इज सच दैट x इज इक्वल टू, अभी ये क्या है, ये 2 का पावर 1 है, ये 2 का पावर 2 है, ये 2 का पावर 3, 2 का पावर 4, 2 का पावर 5 एंड सो ऑन। मतलब 2 का कुछ नेचुरल पावर लगाया जा रहा है, नेचुरल नंबर लगाया जा रहा है। तो हम लिखेंगे x इज सच दैट, x मतलब इसके अंदर का जो एलिमेंट है सच दैट वो इस तरीके का है कि वो 2 टू द पावर n टाइप का है। और n क्या है इसे भी बताना पड़ेगा, n एक नेचुरल नंबर है। तो बस ठीक है, ये हो गया, n इज़ ए नेचुरल नंबर। लेकिन इसमें भी हम लोग एक वैरायटी देख लेते हैं। अगर यहाँ पर ये डॉट डॉट ना लगा होता, मतलब अभी तो ये कुछ डॉट डॉट लगा है, मतलब बहुत दूर तक जाएगा, अनंत तक जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएगा। लेकिन इस पर हमने इसको हटा दिया, अभी ये फाइनाइट हो गया। तो फाइनाइट हो गया तो यहाँ एक बाउंड्री लगानी पड़ेगी हमें कि n जो हमारा है वो क्या है, लेस देन 6 है, मतलब 6 से छोटे तक ही रहना है। तो n का जो पावर है वो 6 से छोटा तक ही लगाना है, मतलब 1 2 3 4 5 तक लगाना है बस। तो अगर हमें बाउंड्री लगानी है तो यहाँ पर हम लोगों को एक रिस्ट्रिक्शन देना होता है, और डॉट डॉट लगा है तो बहुत दूर तक जाएगा, तो हमें बाउंड्री लगाने की कोई ज़रूरत नहीं होती। तो इस तरीके से हम लोग थियरी को पूरा अच्छे से एक बार डिटेल्ड पढ़ लेते हैं, और उसके बाद हम लोग आगे का कोर्स करेंगे। फिर क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, जैसे कोई प्रॉब्लम ना हो, हर तरह का हम लोग इसमें पूरा कॉन्सेप्ट समझ लेंगे, पूरा डिटेल्ड। तो ये हमारा हो गया एक सेट को इस तरीके से, और भी एग्जांपल लेकर हम लोग किसी सेट को समझ सकते हैं कि रोस्टर और सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। उसके बाद हम लोग अब कुछ टाइप्स ऑफ सेट देखेंगे कि सेट्स कितने टाइप का होता है, वो भी हमें समझना चाहिए। जैसे सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखते हैं, पहला नंबर हमारा है फाइनाइट सेट।
फाइनाइट सेट क्या होता है? फाइनाइट सेट वो होता है एनी सेट, कोई भी सेट हो सकता है, आइदर एम्प्टी सेट। अभी हम लोग एम्प्टी सेट भी पढ़ेंगे कि एम्प्टी क्या होता है। एम्प्टी सेट वो होता है जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो। तो फाइनाइट सेट जो होता है हमारा वो एम्प्टी सेट भी हो सकता है। एनी सेट आइदर एम्प्टी और हैविंग फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। तो कोई भी सेट हो उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होना चाहिए? हैविंग फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, उसके अंदर फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट हो, या तो एम्प्टी भी हो सकता है। तो एम्प्टी सेट ऐसा सेट होता है जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो। उसे हम लोग अभी थोड़ी देर में डिटेल पढ़ेंगे एम्प्टी सेट के बारे में। तो एम्प्टी सेट और जिसके अंदर के नंबर के एलिमेंट को काउंट किया जा सके वो सब होते हैं फाइनाइट। तो इसमें हम लोग एग्जाम्पल की मदद से एक देखते हैं। जैसे सेट में हमारे गिवन है 1, 2 और 3, 4 ऐसे करके लिखा है 10 तक। तो ये हो गया फाइनाइट। ये हमने अल्फ़ाबेट्स का सेट ले लिया, ABCD अप टू Z तक जाएगा। तो ये हमारा जो है फाइनाइट सेट हो गया। जैसे हम नेचुरल नंबर के, तो नेचुरल नंबर का तो अंत नहीं है, तो वो इनफाइनाइट होगा। तो इसके अंदर के एलिमेंट्स को हम काउंट कर सकते हैं। इसका हम लोग एक एग्जांपल और समझते हैं। जैसे यहाँ पर हम लोगों ने लिख दिया 1, 1, 1 ऐसे करके डॉट 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 लगा दिया। तो अभी ये कई बार रिपीट हो गया। तो ये लग रहा है कि बहुत आगे तक जाएगा, इसके एलिमेंट्स का कोई काउंटिंग नहीं है, इनफाइनाइट है। लेकिन हम लोगों ने डेफिनेशन में पढ़ा है कि सेट के अंदर के एलिमेंट डिस्टिंक्ट होने चाहिए। तो इस सेट को हम दूसरे तरीके से ऐसे लिख सकते हैं, अगर एलिमेंट्स कई बार रिपीट हो रहे हैं तो उसको हमको एक ही बार लिखना चाहिए। तो ये इनफाइनाइट सेट ना होकर ये फाइनाइट सेट ही है। ऐसा देखने में लग रहा है कि अरे ये बहुत दूर तक है, इसकी काउंटिंग का आता पता नहीं है, लेकिन अगर कुछ रिपीट हो रहा है बार बार तो हम उसे एक बार ही लिखेंगे। उसी तरीके से सेट, जैसे ये 1, 1 लिख कर इसने डॉट डॉट लगा दिया बहुत दूर तक, फिर 2, 2 लिख कर ऐसे करके डॉट डॉट लगा दिया बहुत दूर तक, ऐसे करके इस तरीके से अगर कभी दिया हुआ है तो हम लोग इसको क्या करेंगे, 1 कई बार रिपीट हो रहा है एक बार लिखेंगे, 2 रिपीट हो रहा है एक ही बार लिखेंगे, 3 रिपीट हो रहा है एक ही बार। तो यहाँ पर रिपीटिशंस को हम लोग एक ही बार लिखते हैं। और एक ख़ास बात यहाँ पर यह है कि यहाँ पर ऑर्डर का कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं है। हम 1, 2, 3 लिखें या 2, 3, 1 लिखें या तो 1, 3, 2 ऐसे करके आगे पीछे एलिमेंट को लिख देंगे तो ऑर्डर का कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं होता, आगे पीछे करने से सेट चेंज नहीं होता है। ये हमें ध्यान देना है। तो ऐसी बातों को हमें समझना चाहिए। उसके बाद दूसरा हम लोगों को यहाँ पर देखना है इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट क्या होता है? इनफाइनाइट सेट वो होता है जिसके अंदर के एलिमेंट्स को हम काउंट नहीं कर सकते, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, उसको इनफाइनाइट सेट कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में सेट ऑफ नेचुरल नंबर के अंदर एलिमेंट 1, 2, 3, 4 अप टू इसका अंत नहीं, अनंत है ये, इसलिए क्या है ये इनफाइनाइट सेट है। सेट ऑफ इंटीजर्स के लिए ऐसे Z का हम लोग सिंबल यूज़ कर सकते हैं। एक्चुअल में Z का मतलब होता है ज़हलेन, ये दूसरे लैंग्वेज से आया हुआ वर्ड है ज़हलेन, इसलिए Z फॉर ज़हलेन रख दिया गया है। इंटीजर्स का सेट, तो इंटीजर्स का सेट भी इनफाइनाइट होता है, ऐसे करके अप टू पॉजिटिव इन्फिनिटी तक बहुत दूर तक जाएगा और ये इधर तरफ नेगेटिव नंबर को अप्रोच करेगा। तो ये सभी जो सेट्स होते हैं, सेट ऑफ रियल नंबर, होल नंबर, ये सभी क्या हैं, इनफाइनाइट हैं, इनका कोई अंत नहीं होता। तो ये सब इनफाइनाइट सेट होते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पर समझते हैं कि ऑर्डर ऑफ सेट क्या होता है, इसी में हम लोग देख लेते हैं। अगर हम लोग से पूछा जाए कि ऑर्डर ऑफ अ सेट, अगर किसी सेट का ऑर्डर पूछे तो क्या होता है, ऑर्डर ऑफ सेट को, जैसे हमारा सेट है ए, तो इसके ऑर्डर ऑफ सेट के लिए नोटेशन देते हैं ऐसे, इसको पढ़ते हैं ऑर्डर ऑफ सेट ए। ऑर्डर ऑफ सेट ए का मतलब होता है कि इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं,
नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। तो सेट ए में कितने एलिमेंट हैं उसको ऑर्डर ऑफ सेट हम लोग कहते हैं। उसके बाद हम लोगों ने देख लिया फाइनाइट इनफाइनाइट सेट। अब हम लोग देखते हैं तीसरा नंबर क्या है, एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट को हम लोग कहते हैं नल सेट, या इसका एक नाम और है वॉइड सेट। तो इसके ये सब नाम है, सभी का मतलब यही होता है कि एम्प्टी, खाली, जिसमें कुछ ना हो, ऐसे सेट को हम एम्प्टी सेट कहते हैं। तो एम्प्टी सेट का मतलब यही हुआ अ सेट कंटेनिंग नो एनी एलिमेंट्स इन इट, जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो। तो इसके लिए जो नोटेशन होता है वो ऐसे फाई का नोटेशन बनाते हैं, या तो हम लोग ऐसे करली ब्रैकेट बनाकर छोड़ देते हैं। तो अगर इनमें से कोई भी एक नोटेशन हम यूज़ कर सकते हैं, चाहे फाई और चाहे ब्रैकेट बनाकर हमने छोड़ दिया, तो ये एम्प्टी सेट का नोटेशन, इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं रखे गए। देखिए एक चीज़ हमें यहाँ पर ध्यान देना है कि कभी भी हम ब्रैकेट के अंदर फाई नहीं लिख सकते। अगर ये ब्रैकेट लगा दिया जाएगा तब ये एम्प्टी सेट नहीं होगा। यहाँ पर ये एक सेट है और उसके अंदर ये एक एलिमेंट बन गया, तो इसके अंदर एक एलिमेंट की तरीके से ये काम करने लगेगा। तो ध्यान रखना है, हमें इस तरीके का नहीं यूज़ करना। ये जो है नॉन एम्प्टी सेट है, ये एम्प्टी नहीं है। या तो ऐसा ही नोटेशन एम्प्टी सेट के लिए हम देंगे। ये एम्प्टी सेट हो गया। जैसे इसका हम एग्जांपल समझ लेते हैं कि ऐसा कब होता है एम्प्टी सेट में। जैसे हम लोग एक इक्वेशन ले लें x² + 1 और बोल दिया जाए, इससे इस इक्वेशन से रिलेटेड एक स्टेटमेंट दे दिया जाए कि सेट ऑफ ऑल रियल सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन, गिवन इक्वेशन के जितने रियल सॉल्यूशंस हैं उनका सेट बनाइए। क्या है? सेट ऑफ ऑल रियल सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन। तो इसके सॉल्यूशन हम निकालते हैं, माइनस का 1 उधर हो जाएगा ये, और x = (1) तो (1) ये तो हमारे रियल नंबर में बिलोंग बिल्कुल भी नहीं करता है। तो इस तरीके से हमें इसका कोई भी रियल रूट नहीं मिला। तो जो हमारा सेट ऑफ सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा? फाई होगा। या तो हम ऐसे बना सकते हैं, ये ज़्यादा पॉपुलर है, इसी को हम लोग भी फॉलो करेंगे, इस नोटेशन को। ऐसा भी नोटेशन यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारा एग्जाम्पल हो जाएगा एम्प्टी सेट का। अब जैसे एग्जाम्पल में कह दिया जाए सेट ऑफ ऑल प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया लेस देन 10 years। इस तरह के एक स्टेटमेंट दे दिया जाए कि सेट ऑफ ऑल प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया लेस देन 10 years, 10 साल से छोटे जितने प्रधानमंत्री हमारे इंडिया के हुए हैं सबका लिस्ट बनाइए। तो ऐसा कोई मिलेगा ही नहीं, 10 साल से छोटा कोई प्राइम मिनिस्टर होगा नहीं, और ज़्यादा ही एज होगी। तो फिलहाल ये स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग कोई भी प्राइम मिनिस्टर नहीं मिलेगा, कोई ऐसा हमें एलिमेंट मिलेगा नहीं। तो इसलिए क्या हो जाएगा हमारा एम्प्टी सेट। तो कोई भी इस तरह का स्टेटमेंट दे दिया जाए जो एग्जिस्ट ही ना करे, जो एक भी एलिमेंट हमें ना मिले, एक भी ऑब्जेक्ट, एक भी पर्सन ना मिले, वो एम्प्टी सेट होता है। ये हमें ध्यान देना है। एम्प्टी सेट के बाद हम लोग समझते हैं सिंगलटन सेट क्या होता है। सिंगलटन सेट जैसा नाम है वैसा ही इसका काम है। सिंगलटन सेट का मतलब अ सेट कंटेनिंग ओनली 1 एलिमेंट इन इट, उसमें केवल एक एलिमेंट होता हो, ऐसे सेट को हम क्या बोलते हैं? सिंगलटन सेट कहते हैं। एक एलिमेंट उसमें होना चाहिए बस, दूसरा एलिमेंट ना हो, केवल एक एलिमेंट। तो जैसे इसका एग्जाम्पल हम लोग समझ लेते हैं। जैसे हमें एक इक्वेशन दे दिया 2x + 3 और इससे रिलेटेड एक स्टेटमेंट बोल दिया हम लोगों से, सेट ऑफ ऑल रियल सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन। अब ऑब्वियस है हमारा इक्वेशन है लीनियर, तो लीनियर इक्वेशन का एक रूट ही निकलेगा। तो x = हम निकालेंगे तो -3/2। तो इसके सॉल्यूशंस का सेट अगर बनाएंगे
तो केवल एक एलिमेंट हमें मिलेगा बस, क्योंकि एक लीनियर पावर है, इसका मतलब जो डिग्री है 1 है, लीनियर इक्वेशन है, तो एक सोल्यूशन निकलेगा, दूसरा मिलेगा ही नहीं। तो इसका हम लोगों ने सोल्यूशन का सेट बनाया तो ओनली 1 एलिमेंट मिला, इसलिए हमारा क्या है, सिंगलटन सेट है, सिंगलटन सेट। और भी इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे हम लोगों से बोल दिया सेट ऑफ ऑल इवन प्राइम्स, ऑल इवन प्राइम्स का सेट, जितने भी इवन प्राइम उन सब का सेट बनाइए, तो केवल एक एकलौता है 2, केवल 2 है, वही हमारा क्या होता है, इवन प्राइम होता है। उसके बाद जितने भी प्राइम होते हैं वो सब ऑड। तो ऐसे करके और बहुत से एग्जाम्पल आएंगे, लेकिन हम लोगों का अभी टारगेट है थ्योरी को प्रॉपर समझ लेना और इनकी प्रॉपर्टीज़ भी समझेंगे हम लोग। सिंगलटन सेट ये हमारा हो गया। उसके बाद हम लोग समझ लेते हैं सबसेट क्या होता है, सबसेट किसे कहते हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इसके लिए क्या होता है, लेट ए एंड बी 2 सेट्स। हम लोग लेट कर लेते हैं कि हमारे पास ए और बी कोई भी 2 सेट हैं, एंड और क्या है, एलिमेंट ऑफ एंड ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए आर कंटेन्ड इन सेट बी, देन A is सबसेट ऑफ B। तो ये इसका मतलब क्या हुआ कि हमने लेट कर लिया कि A और B हमारे पास कोई भी सेट है, कोई भी 2 सेट हैं, एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट A, सेट A के ऑल द एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट सेट A में हैं, आर कंटेन्ड इन सेट B, मतलब वो सभी B में भी हैं, मतलब A के जितने एलिमेंट हैं वो B में भी हैं। बी में और एक्स्ट्रा हो सकते हैं, उसका हमें नहीं पता, लेकिन ए के जितने एलिमेंट हैं वो बी में ज़रूर हैं। तब हम बोलेंगे ए इज़ सबसेट ऑफ बी, डिनोटेड बाई, इसके लिए नोटेशन हम कैसा देते हैं, ए इज़ सबसेट ऑफ बी। जैसे इसके हम लोग और भी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, जैसे एग्जांपल में ए इज़ इक्वल टू हमें दिया है 1 2 3 4, और b इज इक्वल टू हमें दे दिया 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, और भी हो सकता है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि a के क्या सारे एलिमेंट हमें b में दिख रहे हैं, सभी दिख रहे हैं, 1 भी है 2 3 4, a के पूरे एलिमेंट सेट b में हमें बिल्कुल एग्जैक्ट दिखाई दे रहे हैं। आगे पीछे भी ये लोग हो सकते हैं, उसका कोई इशू नहीं है, जरूरी नहीं कि 2 सीक्वेंस में लगाओ, 2 यहाँ भी हो सकता है और 3 आगे पीछे कहीं भी हो सकता है, उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये सब मिलने चाहिए। तो हम देख रहे हैं कि ए के पूरे एलिमेंट सेट बी में हमें दिखाई दे रहे हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि ए इज़ सबसेट ऑफ बी। ये सबसेट का सिंबल है, ए इज़ सबसेट ऑफ बी, मतलब ए के पूरे एलिमेंट बी में कंटेंट हैं। ये हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया। अब उसी तरीके से हमें इसको अगर हम सिंबॉलिक लैंग्वेज में, इस पूरे स्टेटमेंट को अगर हम सिंबॉलिक लैंग्वेज में लिखना चाहें तो हम लोग ऐसे लिखेंगे, ए इज सबसेट ऑफ बी, कि हमारा जो ए है वो सबसेट होगा बी का। इफ़, कब ऐसा होगा, इफ़ एक्स बिलोंग टू सेट ए इम्प्लाइज दैट एक्स बिलोंग टू बी फॉर एवरी एक्स बिलोंग टू ए। तो इसी इतने बड़े स्टेटमेंट को हम सिंबॉलिक लैंग्वेज में ऐसे भी लिख सकते हैं। मतलब ये हुआ कि अगर कोई एक्स सेट ए में बिलोंग कर रहा है तो वो इम्प्लाई करेगा कि वही एक्स हमारा बी में भी बिलोंग करेगा। और यहाँ पर लिखा है, इसको क्या पढ़ते हैं हम लोग, इसको पढ़ते हैं फॉर एवरी एक्स बिलोंग टू ए, मतलब एक्स फॉर एवरी, मतलब जितने भी एक्स ए में बिलोंग कर रहे हैं वो सभी एक्स बी में बिलोंग जरूर करेंगे। मतलब ए के ये लिखा है एक्स बिलोंग टू ए, जो ए में है इम्प्लाई करेगा वो बी में भी होगा, और ऐसा सभी एक्स के लिए होगा जो ए में है, मतलब ए के पूरे एलिमेंट बी में चले जाएंगे। तो हम लोग बोलेंगे ये, तो ए सबसेट होगा बी का अगर ऐसा होगा तो इस तरीके से लिखा जा सकता है। यहाँ पर हम लोग समझेंगे एक और बात कि प्रॉपर सबसेट क्या होता है। प्रॉपर सबसेट ये होता है, नेक्स्ट हम लोग समझेंगे प्रॉपर सबसेट में क्या होता है कि A इज सबसेट ऑफ B एंड
A इज़ नॉट इक्वल टू B, मतलब A B का सबसेट तो है लेकिन वो कभी भी B के बराबर नहीं हो सकता। इस बात को समझने के लिए हम लोग पहले इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ लेते हैं सबसेट की। जैसे सेट A जो है वो अपना खुद का सबसेट जरूर होता है। एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, कोई भी सेट होगा वो अपना खुद का सबसेट जरूर होगा। वो कैसे होगा? जैसे हम लोग ले लेते हैं सेट A के अंदर 1 2 3 और यहाँ हम दोबारा लिख देते हैं 1 2 3। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि सेट A को हमने 2 बार लिखा है समझने के लिए, सेम सेट है। तो सेट A के पूरे एलिमेंट सेट B में हमें दिखाई दे रहे हैं 1 2 3, मतलब A के पूरे एलिमेंट A में खुद में कंटेन जरूर है। तो हम ये कह सकते हैं कि A इज सबसेट ऑफ A, ये हम बोल सकते हैं। मतलब कि हर एक सेट अपना खुद का सबसेट जरूर होता है। कि यहाँ से हम चाहे इधर से इधर की ओर देख लें और चाहे इधर से इधर की ओर हम देख लें, A के पूरे एलिमेंट A में खुद में कंटेन जरूर होते हैं। तो इसलिए A इज सबसेट ऑफ A। ऐसा हर एक सेट के साथ होता है। किसी सेट का नाम B होगा तो B इज सबसेट ऑफ B, बिल्कुल ऑब्वियस है, हर एक सेट अपना खुद का सबसेट होगा। दूसरा नंबर ये है कि जो एम्प्टी सेट होता है फाई, वो हर एक सेट का क्या होता है? सबसेट होता है। दुनिया का कोई भी सेट हो, छोटा बड़ा कुछ भी होगा, फाई सबका सबसेट होगा, क्योंकि फाई के अंदर कुछ नहीं है, वो एम्प्टी है। तो एम्प्टी चीज़ को हम हर चीज़ के अंदर डाल सकते हैं। एम्प्टी से तो छोटा कोई नहीं हो सकता, एम्प्टी सबसे लीस्ट है, इसलिए वो सबके अंदर कंटेंड होगा। इसलिए उसके कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो इसलिए हम ये मानते हैं कि उसके अंदर कुछ है नहीं, तो उसका पूरा एलिमेंट उसमें कंटेन होगा। एलिमेंट है ही नहीं तो हम यही मान लेते हैं कि सभी के अंदर कंटेंट होगा। तो ये हमारा फाई हर एक सबसेट का क्या होता है? सबसेट होता है, ये हमें जानना है। और अगर किसी सेट के अंदर, जैसे यहाँ पर हम इसको पढ़ते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। जैसे हमने बोल दिया कि सेट ए में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो कुछ हैं m, ऐसा हमने मान लिया। इसको क्या पढ़ेंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। सेट ए में अगर m एलिमेंट्स हैं तो इसके सबसेट्स कितने होंगे? नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए। तो अगर किसी सेट के अंदर m एलिमेंट्स हैं तो उसके नंबर ऑफ सबसेट कितने सबसेट होंगे? उसके सबसेट होंगे 2 टू द पावर m, 2 की पावर m। इतने सबसेट्स उसके पॉसिबल हैं, किसी भी सेट के इतने सबसेट होते हैं। अभी हम लोग एग्जांपल भी इसका करके देखेंगे। अब जरा हम लोग ये बात समझ लेते हैं कि प्रॉपर सबसेट क्या होता है। प्रॉपर सबसेट मतलब ए बी का सबसेट तो होगा लेकिन वो कभी उसके बराबर नहीं हो सकता। जैसे हम लोग यहाँ पर देख रहे थे कि सेट ए के पूरे एलिमेंट सेट ए में आ गए, मतलब ए के पूरे एलिमेंट ए में है। मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि सेट ए और ए आपस में इक्वल भी हैं क्योंकि इसके पूरे एलिमेंट इसमें बिलोंग कर रहे हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, और इस वाले एग्जाम्पल में इस एग्जाम्पल में क्या फ़र्क है कि ए के पूरे एलिमेंट बी में हैं और उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा भी हैं, लेकिन यहाँ पर इसके पूरे एलिमेंट इसके एग्जैक्टली बराबर हैं, इसमें कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट हमारे पास नहीं है, लेकिन यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स हैं। तो लेकिन ये प्रॉपर सबसेट में क्या बोल रहा है कि ए सबसेट तो है बी का लेकिन वो उसके बराबर नहीं है, बराबर नहीं होगा। जैसा कि ये है तो ये हमारा एक प्रॉपर सबसेट भी है। मतलब ये हुआ कि इसके पूरे एलिमेंट इसमें बिलोंग करें और कम से कम इसमें एक एलिमेंट ऐसा हो जो कि इसमें ना हो। मतलब ये सेट हमेशा इस वाले से हमेशा ये बड़ा होना चाहिए, चाहे एक एलिमेंट ही ज़्यादा हो। एटलीस्ट 1 एलिमेंट शुड बी मोर इन बी इन कंपैरिजन ऑफ ए। ए के कंपैरिजन में सेट बी के अंदर एक एलिमेंट कम से कम ज़्यादा होना ही चाहिए। तो जैसे हम एग्जांपल में यहाँ पर लिख लेते हैं, जैसे हमारे पास ए के अंदर लिखा है 1 2 3 4 और यहाँ पर बी के अंदर हम लिख लेते हैं 1 2 3 4। ये तो अभी क्या हो रहा है? अब इसमें क्या हो रहा है कि ए सबसेट है बी का और वो उसके बराबर भी है। मतलब जब हम ये बोलते हैं कि ए सबसेट है बी का तो इसका ये भी मतलब हो सकता है कि हो सकता है वो उसके बराबर हो।
यहाँ जैसे देखने में हमें लग रहा है कि हाँ ये इसका ए सबसेट है बी का, इसमें कोई गलत बात नहीं है, बिल्कुल है, क्योंकि इसके पूरे एलिमेंट इसमें बिलोंग कर रहे हैं। लेकिन हम यहाँ ये देख रहे हैं कि ए के पूरे एलिमेंट बी में हैं, मतलब ए सबसेट है बी का। लेकिन साथ में ये भी चीज़ इसके साथ हो रहा है कि ए के पूरे एलिमेंट बी में हैं और उसके अलावा बी के पास और कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं है, मतलब सेट ए सेट बी के इक्वल है, इसमें और कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट हमें बी में नहीं दिखाई दे रहे हैं। मतलब हमारा सेट ए जो है वो सेट बी के इक्वल भी हो रहा है, वो उसके बराबर भी है। तो हम यहाँ पर ये बात देखते हैं, तो ये प्रॉपर सबसेट नहीं कहलाएगा, ये प्रॉपर सबसेट नहीं है, ये ओनली सबसेट है। प्रॉपर सबसेट होने के लिए इस वाले सेट के अंदर कम से कम एक एलिमेंट और ऐसा होना चाहिए जो कि इसके अंदर ना हो, तब हम बोलेंगे कि ए प्रॉपर सबसेट है ए का। इसलिए हमने यहाँ पर डेफिनेशन में लिखा कि ए सबसेट है बी का, ए के पूरे एलिमेंट बी में दिखाई दे रहे हैं, इसलिए ए सबसेट है बी का, और साथ में ए बी के इक्वल नहीं है। मतलब अब कंफर्म हो गया कि ए जो है प्रॉपर सबसेट है बी का, क्योंकि बी में एक एलिमेंट कम से कम ऐसा है जो इसको ए के बराबर नहीं होने दे रहा है, ये हमेशा बड़ा बना रहेगा। तो हम प्रॉपर सबसेट के लिए ये नोटेशन यूज़ करते हैं। तो इन दोनों में फ़र्क ये है, ये सिंबल में और ये सिंबल में ये फ़र्क है कि ए सबसेट है बी का, हो सकता है कि ए बी के बराबर भी हो, ऐसा हो सकता है। लेकिन ए सब अब यहाँ पे लिखा है, इसको पढ़ेंगे ए इज़ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, मतलब ए के पूरे एलिमेंट बी में हैं लेकिन ए बी की कभी बराबरी नहीं कर सकता, ये पक्की गारंटी है। इसमें हो भी सकता है ऐसा हो कि ए बी के बराबर भी हो सकता है, लेकिन इसमें श्योर है कि ए कभी बी के बराबर नहीं होगा, मतलब बी के एलिमेंट अंदर एक एलिमेंट एक्स्ट्रा होगा, ये मतलब हुआ। तो हम लोग ये समझ गए, ये हो गया हमारा सबसेट और प्रॉपर सबसेट। यहीं पर हम लोग एक सुपर सेट भी समझ लेते हैं कि सुपर सेट क्या होता है। सुपर सेट यहाँ पर हम ये देख रहे हैं, जैसे ए सबसेट ऑफ बी, तो हम इसको दूसरे तरीके से भी ऐसे कह सकते हैं कि बी को बड़े वाले सेट को हम पहले लिखेंगे जिसमें ज़्यादा एलिमेंट्स हैं, बी ऐसे उल्टा सिंबल लगाएंगे, बी कंटेन्स ए, हम इसको क्या पढ़ेंगे, बी कंटेन्स ए, मतलब बी अपने अंदर ए को कंटेन कर रहा है। जैसे यहाँ एग्जांपल में दिख रहा है कि बी ए को अपने अंदर कंटेन कर रहा है, तो इस तरीके से हम इस चीज़ को चाहे लिखें, इसको पढ़ेंगे ए इज सबसेट ऑफ बी, और इसको हम पढ़ेंगे बी कंटेन्स ए, मतलब ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि बी सुपर सेट ऑफ ए, मतलब बी ए को अपने अंदर कंटेन कर रहा है। तो सुपर सेट का मतलब ये होता है कि हम बड़े वाले सेट, मतलब जिसके अंदर ज़्यादा एलिमेंट, उसको पहले लिखते हैं और ये सिंबल लगाते हैं। तो इससे क्या पता चलता है कि बी ए के पूरे एलिमेंट को अपने अंदर कंटेन कर रहा है, मतलब बी सुपर सेट है ए का। इस बात को ऐसे भी बताया जा सकता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं, तो ये हमारा हो गया। इसके बारे में एक हम लोग ख़ास बात और समझेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। सुपर सेट के बाद हम लोग 7 नंबर के बाद आगे 8th नंबर पर आएंगे, लेकिन इसके बारे में हम लोग कुछ और थोड़ा एग्जाम्पल समझेंगे तब। अभी एग्जाम्पल 8 हम मतलब डेफिनेशन 8 भी करेंगे, लेकिन इसके पहले इसके बारे में जैसे एक एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। जैसे सेट ए के अंदर हमें दिया हुआ है केवल एक एलिमेंट, अगर हमें दिया है ए, तो इसके कितने सबसेट होंगे। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि एक तो एम्प्टी सेट फाई, वो सबका सबसेट होता है, और हम लोगों ने पढ़ा कि ए अपना खुद का सबसेट ज़रूर होगा, ए मतलब ये पूरा आ जाएगा, या तो हम इसको ऐसे ही लिख दें। तो ये दोनों ज़रूर होते हैं, कोई भी सेट हम लेंगे तो उसमें एक तो एम्प्टी सेट आएगा और एक वो सेट खुद आ जाएगा, जो कि मतलब ए के सबसेट कौन है, एक एम्प्टी सेट और एक खुद यही सेट है, जो कि ये दोनों एक दूसरे के बराबर ही होंगे। तो एक जो है सेट फाई होगा और एक वो सेट खुद आ जाएगा। तो इस तरीके से 2 कंपलसरी सबसेट होते ही हैं। उसी तो इसके कितने सबसेट हुए, 1 और 2 सबसेट इसके हमें मिले। 2 सबसेट का मतलब 2 का पावर 1 ऐसे। और ये इसके सबसेट कितने होंगे, एक तो फाई सबका होता है, और उसके बाद और सबसेट कैसे मिलेंगे, हम लोग सिंगल एलिमेंट्स को करके लिख सकते हैं।
और सिंगल सिंगल, यही एक रास्ता है, पहले 5 लिखेंगे फिर सिंगल सिंगल एलिमेंट, कि ये सबका सबसेट होता है। इसके पूरे एलिमेंट इसमें बिलोंग कर रहे हैं, मतलब ये इसका सबसेट है। इसके भी पूरे एलिमेंट इसमें बिलोंग कर रहे हैं, मतलब ये इसका सबसेट है। अभी इसको पूरा लास्ट में लिख देंगे, चाहे ये लिख दें हम, या इसकी जगह हम पूरा सेट ए ऐसे भी लिख सकते हैं, अपने मर्जी की बात है। तो इसके 1 2 3 4, चौथा ये खुद सेट खुद ही आ गया अपने आप। तो 5 एंड सेट इटसेल्फ, ये दोनों सबसेट हो गए और अदर ये हो गए, ये दोनों प्रॉपर सबसेट हैं। ये सबसेट है, ये एम्प्टी सेट है। तो ये प्रॉपर सबसेट है दोनों, क्योंकि ये लोग कभी एक ही बराबरी नहीं कर पाएंगे। तो ये हो गया। तो इसके 1 2 3 4 सबसेट, मतलब 2 का पावर 2। तो ऐसे ही करके हम 3 एलिमेंट लेंगे तो 8 कॉम्बिनेशन ऐसे करके बनते चले जाएंगे। जब हम लोग कॉम्बिनेशन वाला चैप्टर करेंगे तो हम लोग वहाँ पर इसको डेराइव करके भी देखेंगे कि किसी सेट के कितने सबसेट हो सकते हैं, 2 का पावर m, ये कैसे डेराइव होगा वो भी हम लोग करके देखेंगे जब हम लोग परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे। लेकिन अभी के लिए हम लोग इसको ध्यान रखेंगे कि किसी भी सेट के इतने सबसेट होते हैं। लेकिन अगर हम लोगों को यहाँ पर निकालना हो कि नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स ऑफ अ सेट, तो वो कितने होंगे, प्रॉपर सबसेट निकालना है। तो हम लोगों ने देखा कि जब भी हम किसी सेट का सबसेट निकालते हैं तो लास्ट में वो सेट खुद आ जाता है। अभी 3 अगर सेट हम 3 एलिमेंट दिए होते ए बी सी, तो हम बनाते 5, और उसके बाद फिर सिंगल सिंगल एलिमेंट हम लोग लेते, और उसके बाद पेयर वाइज लेते, मतलब ए बी ले लेते, फिर बी सी, क्योंकि हमें सभी पॉसिबिलिटी देखनी है, और सी ए ले लेते, और लास्ट में हम पूरा ए बी सी, पूरा हम ए बी सी पूरा सेट इटसेल्फ, या तो हम ए लिख सकते हैं, चाहे जो लिखें, पूरा सेट इटसेल्फ आ जाता। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 सबसेट इसके हैं, 8 सबसेट हैं, और उसमें से एक ये खुद है जो इसके बराबर है, मतलब ये इसका प्रॉपर सबसेट नहीं है। तो इसको हमें हटाना पड़ेगा, हर बार हटाना पड़ेगा। तो अगर हमें ये निकालना है कि प्रॉपर सबसेट्स कितने हैं, मतलब सेट ए जो है हर बार आ जा रहा है, उसको हटाना पड़ेगा। क्योंकि हम लोगों ने अभी डेफिनेशन में पढ़ा है कि प्रॉपर सेट कभी भी गिवन सेट की बराबरी नहीं कर सकता, तो इसे हटाना पड़ेगा ही, मतलब एक सेट कम करना पड़ेगा। तो 2 टू द पावर m -1 ये करना पड़ेगा। तो इतने प्रॉपर सबसेट्स होते हैं, और टोटल सबसेट निकालने हैं जिसमें सेट A भी आ जाएगा, तो वो 2 की पावर m। m क्या है, सेट में कितने एलिमेंट्स हैं। जैसे इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 4, तो इसके सबसेट्स कितने होंगे, 2 का पावर, इसमें 3 एलिमेंट्स हैं तो 2 का पावर 3 8, इतने सबसेट होंगे। प्रॉपर सबसेट कितने होंगे, 2 का पावर 3 -1, 8 -1 मतलब 7 प्रॉपर सबसेट होंगे। जैसे हमसे पूछा जाए किसी सेट के अंदर जो है 5 एलिमेंट हैं तो कितने सबसेट होंगे, तो 2 का पावर 5 32 सबसेट। प्रॉपर सबसेट कितने होंगे, 2 का पावर 5 -1 31 होंगे, क्योंकि हमें जो गिवन सेट है वो लेना ही नहीं है, वो सेट की क्या करता है, बराबरी कर लेता है, तो उसे हम सबसेट्स की कैटेगरी से हटा देते हैं जब प्रॉपर सबसेट बनाना हो तब, इसलिए ऐसा होता है। अब हम लोग यहाँ पर समझते हैं इक्वल सेट्स क्या होते हैं। अभी हम लोगों ने सबसेट पढ़ लिया है, अब इक्वल सेट्स क्या होते हैं। इक्वल सेट वो होते हैं, जैसे हमारे पास 2 सेट हैं ए एंड बी, अगर ए सबसेट है बी का एंड बी सबसेट है ए का, ए बी का सबसेट है मतलब ए के पूरे एलिमेंट बी में है, और बी सबसेट है ए का मतलब बी के पूरे एलिमेंट ए में है। अगर ऐसा हो रहा है तब हम बोलेंगे कि सेट ए और सेट बी क्या है, बराबर है। तो इफ़ ए इज सबसेट ऑफ बी एंड बी इज सबसेट ऑफ ए, देन वी से दैट ए इज इक्वल टू बी, तब ए बी के बराबर होता है, और ऐसे हम लोग लिखते हैं कि ए इक्वल्स टू बी।
क्या पढ़ते हैं, ए इक्वल्स टू बी पढ़ते हैं इसको। ए के पूरे एलिमेंट बी में हो और बी के पूरे एलिमेंट ए में हो, तो इसका मतलब ये हुआ कि एग्जैक्टली वो सेम सेट है। ऐसा हो सकता है जैसे सेट ए के अंदर लिखा हो 1 2 3 4 और सेट बी के अंदर लिखा हो 4 3 1 2, ऑर्डर बदल सकते हैं, उससे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि ए के पूरे एलिमेंट बी में दिख रहे हैं और बी के पूरे एलिमेंट ए में दिख रहे हैं, मतलब ए के पूरे एलिमेंट बी में है, मतलब ए सबसेट है बी का, और बी के पूरे एलिमेंट ए में है, मतलब बी सबसेट है ए का। तो हम यही बोलेंगे कि ए इक्वल है बी के। तो ये दोनों क्या हैं, इक्वल सेट्स हैं, ए इक्वल टू बी। ये इस तरीके से हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल में हम लोग एक इसको लिख सकते हैं, जैसे हमें दो वर्ड दे दिए जाएं, एक वॉल्फ वर्ड दे दिया जाए और एक फॉलो वर्ड दे दिया जाए। अब ये दो वर्ड हैं, अब इनके सेट्स, इनके लेटर्स का सेट बनाना है, लेटर्स का सेट बनाना है हमें। तो इसके लेटर्स का सेट बनाएंगे, उसका नाम हम लिखेंगे ए। लेटर्स का सेट कैसे बनेगा, WOLF, और इस सेट के जो मतलब इस वर्ड के जो लेटर्स हैं उसका सेट बनाना है, उसका नाम हम लिखेंगे बी। तो यहाँ लिखेंगे F फिर O फिर L, लेकिन हमने पढ़ा है कि डिस्टिंक्ट एलिमेंट होने चाहिए, तो जो रिपीट है उसे नहीं लिखेंगे। L वापस से आ गया छोड़ देंगे, A वापस आ गया छोड़ देंगे। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि A के पूरे एलिमेंट B में है और B के पूरे एलिमेंट A में है, मतलब A जो है इक्वल है हमारा B के, A इक्वल है B के। इस तरीके से अगर कुछ वर्ड टाइप के दिए हों तब भी हम लोग ऐसे करके निकाल सकते हैं। या हमें कुछ इक्वेशन वगैरह दे दी जाएं और उन इक्वेशंस के सॉल्यूशन को सॉल्व करने के लिए बोले कि उसके सॉल्यूशंस का सेट बनाइए, तो उसको भी हम लोग सॉल्व करके निकाल सकते हैं। जैसे हमको दो इक्वेशन दे दी गई, अब उस बोला इक्वेशंस के सॉल्यूशंस का सेट, तो दो इक्वेशन को सॉल्व करें, हो सकता है दोनों के रूट सेम सेम आए, तो अगर आ रहे हैं तो वो भी इक्वल सेट। तो ऐसे करके कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। हम लोग अभी थियरी बढ़िया से करेंगे इसमें क्या क्या होता है। तो इक्वल सेट आ गया। इक्वल सेट के बाद हम लोग यहाँ पर एक चीज़ और देखेंगे, इक्विवेलेंट सेट्स। इक्विवेलेंट सेट्स, इक्वल एंड इक्विवेलेंट सेट्स क्या होते हैं। इक्विवेलेंट सेट क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है कि अगर हमारे पास दो सेट हैं A एंड B, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A अगर इक्वल होगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट B के, तब ये इक्विवेलेंट होंगे। ये केवल नंबर्स की काउंटिंग करता है, केवल काउंटिंग से मतलब है कि A में कितने एलिमेंट हैं और B में कितने एलिमेंट हैं। इससे मतलब नहीं कि कौन है, कितने हैं इससे मतलब होता है, कौन से मतलब नहीं होता। जैसे हम लोग A के अंदर लिख देते हैं 1 2 3 4 और B के अंदर हम लिख देते हैं ABCD, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A कितने हैं 4 और नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट B कितने हैं वो भी 4। तो इनके नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल होने चाहिए, नंबर ऑफ एलिमेंट बराबर होने चाहिए बस। तो ये दोनों क्या होंगे, इक्विवेलेंट। तो हम ऐसे लिखेंगे, इक्विवेलेंट सेट के लिए ऐसे लिखते हैं A इज़ इक्विवेलेंट टू B। ये इक्वल का सिंबल, ये इक्विवेलेंट का, तो A इक्विवेलेंट टू B है ये। तो ये हम लोग इन दोनों सेट में फ़र्क समझ लेते हैं क्या होता है। इसमें क्या होता है, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट तो इक्वल होते ही हैं, साथ में एलिमेंट्स भी बिल्कुल सेम सेम होते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें एलिमेंट सेम नहीं होंगे, केवल एलिमेंट सेम नहीं होंगे, इसमें केवल नंबर ऑफ एलिमेंट बराबर होंगे बस। ओनली नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल होते हैं और एलिमेंट सेम नहीं होते। तो हम यहाँ पर एक चीज़ नोट में ये बात समझ सकते हैं कि इसके अंदर जितने, ये हमारा स्पेशली क्या है, इसके नंबर ऑफ एलिमेंट भी इक्वल हैं और एलिमेंट भी आपस में सेम सेम है। मतलब जो इक्वल सेट है वो इक्विवेलेंट पक्का होगा, क्योंकि जो इक्वल सेट है इतने जितने इसके अंदर एलिमेंट है उतने इसमें भी होंगे। मतलब इक्वल सेट जो होगा वो इक्विवेलेंट ज़रूर होगा।
अगर हमारा कोई सेट इक्वल है तो इम्प्लाई करेगा कि वो हमारा इक्विवेलेंट भी होगा, लेकिन अगर वो इक्विवेलेंट है तो ये इम्प्लाई नहीं करेगा कि वो हमेशा इक्वल होगा। जैसे एग्जांपल में ये दोनों इक्विवेलेंट हैं लेकिन इक्वल नहीं है, क्योंकि इसके अंदर के एलिमेंट मैच नहीं कर रहे हैं। ए सबसेट नहीं है बी का, बी सबसेट नहीं है ए का। जैसा यहाँ बताया गया है कि अगर ए बी का सबसेट हो और बी ए का सबसेट हो तभी दोनों इक्वल होते हैं, तो ऐसा यहाँ नहीं हो रहा है। मतलब कि ए और बी एक दूसरे के सबसेट नहीं है, केवल उनके नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल है बस। तो ये लोग इक्वल नहीं हैं लेकिन इक्विवेलेंट हैं। लेकिन जो इक्वल होगा उसको इक्विवेलेंट होना ही पड़ेगा, क्योंकि उसके नंबर ऑफ एलिमेंट श्योर है बराबर होंगे ही, और ये नंबर ऑफ एलिमेंट काउंट करता है बस। ये हम लोगों ने यहाँ तक समझ लिया। तो उसके आगे हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि पावर सेट क्या होता है और फैमिली ऑफसेट, अभी और भी थियरी हम लोग प्रॉपर पढ़ेंगे। तो आज के क्लास में हम लोग इतना ही करेंगे और नेक्स्ट क्लास में इसके आगे की हम लोग थियरी पढ़ेंगे।